करते हैं हम हमारे रिवेट के टाइप्स क्या क्या हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे तो बेसिक तरीके के जो रिवेट्स हैं हमारे पास हेड के अकॉर्डिंगली ही उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्नैप हेड। तो स्नैप हेड क्या है, इसका जो नॉमन क्लेचर्स जो रहते हैं और इनके जो स्पेसिफिकेशंस रहते हैं वो जो इनका डायमीटर है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। एग्जांपल के लिए अगर यदि ये किसी होल में जिसका साइज़ डी है और वहाँ पे इसकी फास्टनिंग होनी है, तो डी अगर इसका साइज़ है तो इसका जो हेड का जो साइज़ होगा आउटर डायमीटर दैट विल बी 1.6 डी और जो हेड की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 0.7 डी। लेंथ ये हमारी डिपेंड करेगा दोनों प्लेटों की थिकनेस के अकॉर्डिंग और उन्हीं थिकनेस के अकॉर्डिंग हमारा डायमीटर भी डिफाइन करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा जो रिवेट बनने वाला है, रिवेट की हाइट, हेड की विड्थ, हेड की हाइट, वो सारी की सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिज़ाइन की जाती हैं। अभी इसमें हमने एक चीज़ और पढ़नी है कि हम इसका डी कैसे कंसिडर करते हैं। डी इज इक्वल टू 6 टी। तो यहाँ पे डी है हमारा डायमीटर ऑफ रिवेट और अंडर टी, टी है यहाँ पे हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट। तो मीन्स अगर यदि हमें कहीं पर भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ नहीं बना सकते हैं, उस साइज़ को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस जॉइंट की कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितना वो शियर फोर्स कर सकता है, शियर फोर्स को बियर कर सकता है, ये सारी डिफ़ाइन की हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लेंगे, टी को कंसिडरेशन में लेंगे। तो जो हमारा जो रिवेट का जो डायमीटर होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा डी इक्वल टू 6 इन mm। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यदि हम mm में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो d इक्वल टू 600 t होगा और यही चीज़ अगर जब हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं तो हमारी फॉर्मूला d इक्वल टू 1.61 t हो जाता है। थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा, ये 1.81 है या 1.61 है। जो हम वापस आते हैं अभी फिर से, हमारा दूसरा टाइप का है पेन हेड। तो पेन हेड में भी हमारे दो डायमीटर हैं, एक स्मॉल डायमीटर है हेड का डी जो सेंक की डायमीटर के बराबर ही है, दूसरा है आउटर डायमीटर वो है हमारा 1.6 डी। पेन की जो हाइट है हेड की वो सेम ही रहने वाली है 0.7 डी। थर्ड है हमारा मशरूम हेड। तो मशरूम जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं ये हमारी एक वेजिटेबल भी है, तो सेम तरीके से इसका जो हेड है छतरी नुमा बना हुआ है हमारा, जिसकी हाइट जो है वो 0.5 डी हो गई है इस केस में, और जो डायमीटर है वो हमारा 2.25 डी हो गया है। थर्ड आता है हमारा काउंटर सेंक, जहाँ कहीं पर हमें उभरा हुआ हिस्सा नहीं चाहिए, मीन्स दो प्लेटें हमारी आपस में जॉइंट होनी है लेकिन वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा रिवेट का कोई भी हिस्सा बाहर ना निकला रहे, तो वहाँ पे यूज होता है काउंटर सेंक हेड। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, ये हमारी प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है और हमने इसमें ये दूसरे तरीके की रिवेट यूज़ की है। तो इसमें ये हम देखेंगे कि ये वाला जो हेड है हमारा ये बाहर निकला हुआ है, तो अगर यदि हमारा यहाँ पर कोई मूवमेंट होता है तो मूवमेंट में कहीं ना कहीं पे एक ये बैरियर की तरह काम करता है और हमारे मूवमेंट को रोकता है। अब इस जगह पे हम या तो कम हाइट वाला हमारा फ्लैट हेड वाला रिवेट यूज़ कर सकते हैं या हम हमारा काउंटर सेंक वाला हेड यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर हमारा ये T1 है, ये प्लेट T2 है, तो यहाँ पर हम हल्का सा टेपर देते हैं, इस तरीके से हमारा ये इसका जो डायमीटर है ये बना रहेगा, फॉर्म रहेगा, और ये इस तरीके से इसमें होल हमारा बनने वाला है। अगर दोनों साइड से है तो दोनों साइड से भी हम
इस तरीके से इसको फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा ये वाली अगर रिवेट को हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो रिवेट हमारी किस तरीके से आने वाली है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो सैंक काउंटर सैंक में हमारे एंगल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से हैं। ये है हमारा फ्लैट काउंटर सैंक हेड जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, दूसरे वाले में 60 डिग्री का एंगल है, राउंड हेड वाले में भी 60 डिग्री का है, लेकिन हमारा जो हेड है इसका जो है वो राउंड है, और लास्ट में हमारे पास फ्लैट हेड। अब हमने यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके के हेड, उनके डिज़ाइन, किस तरीके से हमारा डी और हमारी थिकनेस के अकॉर्डिंग डी कैसे निकाला जाता है ये समझा। अब आते हैं हम जॉइंट्स पे। अब हमारी रिवेट बन गई है, रिवेट का डिज़ाइन हमने कर लिया है। रिवेट का डिज़ाइन के लिए हमने टी को कंसिडर किया था कि प्लेट की थिकनेस क्या है, उसी थिकनेस के अकॉर्डिंग हमने उसका सैंक का डायमीटर निकाला था। डायमीटर निकालने के बाद हमने उसमें उसकी डिज़ाइनिंग की थी कि उसका हेड कितना होगा, उसकी हेड की हाइट कितनी होगी, ये चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब अगर हमें जब दो प्लेटों को आपस में जोड़ना है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उन प्लेटों को हम दो तरीके से मेनली अरेंज कर सकते हैं, या तो लैप टाइप से या बट टाइप से। अगर यदि हमारी प्लेट कोई एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप होती है तो हम इसे कौन सा जॉइंट कहते हैं, लैप जॉइंट। अगर ये दोनों प्लेटें हमारी आमने सामने होती हैं तो उन्हें हम बट जॉइंट कहते हैं। ऐसा आपने ऑलरेडी अपने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने होते हैं, अपनी वेल्डिंग में पढ़ चुके हैं, कारपेंटरी में पढ़ चुके हैं। तो जॉइंट्स जो हैं यहाँ पे लैप जॉइंट और बट जॉइंट दोनों ही तरीके के हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अब हमें मेन है कि हम इस जॉइंट में इनको हम अरेंज किस तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो सबसे पहले हम इसमें 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिंगल रिवेट लैप जॉइंट, डबल रिवेट लैप जॉइंट, और हमारा है जिग जैग टाइप लैप जॉइंट। समझते हैं कि सिंगल लैप जॉइंट क्या है। जब हमारी रो या इसे कॉलम भी बोल सकते हैं एक ही तरीके से बनी हुई है, एक ही तरीके से बनी हुई मीन्स एक ही रो या एक ही कॉलम यूज हो रहा है, तो हमारी जो रिवेटिंग है वो सिंगल रिवेट लैप जॉइंट कहलाएगी। अगर वहीं पर ही हमारे पास 2 रो आ जाती हैं, ये देखिए एक रो ये बनी हुई है हमारी और एक ये रो ये बनी हुई है, तो ये हमारा है डबल। और जिगजैग टाइप में क्या है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसमें हम इसको जिगजैग तरीके से बना सकते हैं, मीन्स ये वाला रिवेट के सामने अभी हमारा कोई भी होल नहीं है इसके पैरेलल। अगर देखें तो ये इसे जस्ट डायगनली एक पर्टिकुलर पिच पे हमारा या पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमारा ड्रिल किया हुआ है, तो ये जो हमारा इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक जिगजैग तरीके से है, तो इसे हम डबल रिवेटेड जिगजैग जॉइंट बोलते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें समझनी है कि हम इस तरीके के अरेंजमेंट करते हैं तो उनमें से जो पिच क्या कहलाती है, बैक पिच क्या होती है, डायगोनल पिच क्या है, मार्जिन और मार्जिनल पिच क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम पिच से। अगर ये 2 रिवेटों के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो हमारी पिच कहलाती है। देखें तो मान लो ये एक रिवेट ये है, एक रिवेट ये है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारी पिच पी कहलाती है। अभी पैरेलल पे एक रो और है हमारी जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 रिवेट हो रखे हैं, तो इनकी पैरेलल रो से जो डिस्टेंस है ये हमारी बैक पिच कहलाती है। तीसरा है हमारा डायगोनल पिच। अगर जब हम जिगजैग वाली में जाते हैं तो ये देखिए हमारा एक रिवेट यह है, एक रिवेट यह है, एक रिवेट यह है। जो दूसरी रो बन रही है हमारी एक रिवेट, 2 रिवेट, 3 रिवेट हैं, तीसरी रिवेट यह है। इन दोनों रिवेटों के बीच में, क्योंकि आमने सामने तो है नहीं यहाँ पे, अब ये कहाँ पे है, ये है इसके डायगनली। तो जो डायगनली जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये हमारी जो डिस्टेंस कहलाएगी ये डायगोनल पिच कहलाएगी, जो हमारे 3rd नंबर पे मेंशन है। लास्ट में आते हैं मार्जिन और मार्जिनल पिच। जो हमारा लास्ट रो बनी हुई है रिवेट की और इस प्लेट का जो कॉर्नर है ये, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारा मार्जिनल पिच कहलाता है।
इसका भी एक फॉर्मूला है, या इसको हम ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें लीक प्रूफ या कोई अलग अलग एप्लीकेशन पे यूज़ होना है। तो इसीलिए इस पिच को भी हम कैलकुलेशन में करते हैं। फ़िलहाल वो आपके सब्जेक्ट कंटेंट में नहीं है, ये केवल डेफिनेशन दी हुई है, तो हम फ़िलहाल डेफिनेशन में ही रहेंगे कि मार्जिनल पिच हमारी क्या है। कॉर्नर से जो रिवेट, जो नियरेस्ट जो रिवेट है, रिवेट का जो कॉलम और रो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा मार्जिनल पिच कहलाता है। अब हमने अभी तक सीखा कि हम रिवेट क्या है, रिवेट के हेड क्या हैं, रिवेट की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। रिवेट की डिज़ाइनिंग में हमने डायमीटर को कंसिडर किया, और रिवेट का डायमीटर कंसिडर करने के लिए हमने प्लेट की थिकनेस यूज़ करी। और प्लेट की थिकनेस के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक mm में है और एक सेंटीमीटर में है। तो दोनों के अलग अलग फार्मूले में अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो जब हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो अलग फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब हम mm में यूज़ करेंगे तो हम अलग फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जॉइंट्स किस तरह के होते हैं। दो तरह के जॉइंट हैं, एक लैप जॉइंट है और दूसरा हमारा बट जॉइंट है। लैप जॉइंट को अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम अरेंजमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, सिंगल रिवेटिंग और डबल रिवेटिंग। डबल रिवेटिंग में एक हमारी जैग रिवेटिंग आती है, तो जिसमें हमारा पहली रो का रिवेट उसके ठीक सामने ना होकर डायगनली शिफ्टेड रहता है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। जो टर्मिनोलॉजी है हमारी यूज, पिच क्या है, दो कंटिन्यूस रिवेट के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा पिच कहलाता है। बैक पिच क्या है, उसी के जो पैरेलल जो कॉलम है, पैरेलल जो रो है, उस रिवेट और फर्स्ट रो के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा बैक पिच कहलाता है। डायगनली पिच और जिगजैग वाले में यूज होता है, दो कंटिन्यूस न होके पैरेलल में जो रिवेट है उसके सेंटर से और पहले रो के सेंटर के रिवेट की जो डायगनली जो डिस्टेंस है वो डायगनल पिच कहलाती है। मार्जिनल पिच, जो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में जो रिवेट्स हैं उनका उस प्लेट के एंड से जो डिस्टेंस है वो हमारा मार्जिनल पिच कहलाता है। अब बात आती है कि हम किसी भी रिवेटिंग करते हैं तो रिवेटिंग में हम बॉयलर में यूज़ कर सकते हैं, ब्रिजेज में यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं हम कॉकिंग एंड फ्लेयरिंग। कॉकिंग एक फ्लेयरिंग प्रोसेस ऐसा है जब हमें यदि रिवेटिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को लीक प्रूफ बनाना है। फॉर उदाहरण के लिए अगर हम कोई सिलेंडर लेते हैं या बॉयलर लेते हैं, तो यहाँ पे हम जब रिवेटिंग करते हैं, रिवेटिंग के बाद बॉयलर में क्या एक्सपेक्टेड है कि इसमें से कोई भी लीकेज ना हो। तो लीकेज प्रूफ करने के लिए हम उसमें दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक कॉकिंग और एक फ्लेयरिंग। तो अब समझते हैं कॉकिंग क्या है। तो कॉकिंग एक टूल होता है हमारा, देखिए फिगर नंबर 1 में देखिए, तो एक टूल है जिसकी जो विड्थ है वो हमारे 5 से 7 mm तक की इसकी विड्थ रहती है। और कॉकिंग हम दो जगह पे करते हैं। मानो ये हमारी प्लेट 1 है, T1 या P1, और ये प्लेट हमारी P2। इनका जहाँ पे एंड है, यानी कि प्लेट 1 प्लेट 2 का जहाँ पे एंड हो रहा है लैप जॉइंट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉकिंग टूल होगा जिसकी जो विड्थ है वो 5 mm से लेके 7 mm और भी ज़्यादा हो सकती है। तो यूजली हम 5 से लेकर 7 mm तक का यूज़ करते हैं। तो 5 mm पे इसकी जो विड्थ है, इस विड्थ के उस पर हम यहाँ पे हैमरिंग करते हैं। इससे क्या होगा, हमारी P2 की जो प्लेट होगी वो हल्का सा यहाँ पे डिफॉर्म होगी, और यहाँ पे डिफॉर्म होने से ये और इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो भी गैप है वो उसको फिल करेगा। तो ये जॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से लीक प्रूफ जॉइंट बन जाएगा। तो इसको हम दो जगह पे यूज़ करते हैं, एक तो हमारा कॉर्नर पे जहाँ पे हमारे दोनों प्लेटें मैच हो रही हैं, और दूसरा हम रिवेट के हेड पे भी इसे कॉकिंग करते हैं। रिवेट पे हेड पे भी करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी हमारा लीकेज हो सकता है। तो सेम प्रोसेस है, कॉकिंग टूल को यहाँ पे रेस्ट करके इस पर हैमरिंग की जाएगी, जिससे कि हमारा ये डिफॉर्म होगा और जो एयर गैप जो भी हैं बीच में दोनों को फिल कर लेगा। अब फ्लोरिंग प्रोसेस में क्या है, फ्लोरिंग थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप का है। इसमें तो एक कंडीशन तो यह है कि जो हमारा इसका टूल है वो प्लेट की थिकनेस के बराबर मोटा होता है। यहाँ पे कितना था हमारा, 5 mm से 7 mm ये हमारा टूल की थिकनेस थी। इस केस में अगर इस प्लेट की थिकनेस हमारी मान लो T1 है, तो जो हमारा कॉकिंग टूल यूज़ होने फ्लोरिंग टूल यूज़ होने वाला है उसकी भी थिकनेस क्या होगी हमारी
51 ही होगी। अब इसमें केवल हम यहाँ पे इसके एज पर ही हैमरिंग करते हैं इस टूल की हेल्प से। इसके रिवेट के एंड पे कुछ भी तरीके का यूज नहीं होने वाला है। तो अभी तक हमने पढ़ा हमारा रिवेट के बारे में और फाइनल रिवेट की एप्लीकेशंस के बारे में। आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।